टारगेट विद अनिल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। और इससे आगे का हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हम लोग डिटेल से विस्तार से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। सबसे पहले हम जान लें कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण दूसरे पर निर्भर होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, यानी जो वर्ण स्वतः ना बोले जा सकते और ना ही पढ़े जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो भी हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वर वर्णों की सहायता से बोले या पढ़े जाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, इनको मिलाकर के इनकी संख्या 27 हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि इनका नाम स्पर्शी व्यंजन ही क्यों पड़ा। क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श हो रहा था। किसमें? इनके उच्चारण में स्पर्श हो रहा था। जब इनका निर्माण हुआ था ऋषि मुनियों के समय, जब इनका उच्चारण के आधार पर जब इनका निर्माण किया गया, तब क्या इनके उच्चारण में स्पर्श हो रहा है। जैसे ये वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। जैसे कि का वर्ग में देखेंगे, जब हम बोलेंगे तो अंदर से जो हमारे वायु निकलती है उसमें क्या है, इन वर्णों का स्पर्श हो रहा है उच्चारण में, क, ख, ग, घ, इंग्या। और जैसे कि च, छ, ज, झ, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मॉनिटर होते हैं, हर वर्ग के मॉनिटर। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनको ये मुखिया वर्ण कहलाते हैं। का वर्ग को हम लोग कंठ व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब इनका हम लोग उच्चारण करते हैं का, ख, ग, घ का, तो जब आवाज़ निकलती है तो कंठ से निकलती है। किससे निकलती है? कंठ से। और जब च, छ, ज का उच्चारण करते हैं तो इनको तालु व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है ना वो तालु में टच करती है, तब इनका हम लोग उच्चारण कर पाते हैं। टा वर्ग को मूर्धा व्यंजन कहते हैं, कि जब इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या मूर्धा करती है। और टा वर्ग में क्या होता है? दंत व्यंजन। इसको दांतों की सहायता से बोला जाता है। जब इसको बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों में टच करती है। और पा वर्ग में क्या होता है कि जब इनको बोलते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ मिल जाते हैं, तब ये वर्ड हम लोग बोल पाते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हम इनको याद कैसे करेंगे। ये का वर्ग का है, चा वर्ग का है, या टा वर्ग का है, या ता वर्ग का, ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, या दंत है, ओष्ठ है। इसको हम याद कैसे करें? इनको हम उच्चारण करके याद रख सकते हैं। क, ख, ग, और यहाँ तक जब तक हम बोलते हैं इन वर्डों को तो हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ से। च, छ, ज, झा। जब इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु से टच करती है। 1 नंबर पे कंठ से आवाज़ आई, कंठ के बाद में तालु, फिर उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसमें क्या हमारी जीभ टर्न करती है, मुड़ जाती है, मुड़ करके हमारे तालु में टच करती है, तब इसको क्या गया? मूर्धा व्यंजन। और ता, था, द, ध, इसमें क्या होती है? हमारी जीभ दांतों में टच करती है। इन वर्णों को दंत व्यंजन कहा गया। प, फ, ब, भ, म,
इसमें क्या होता है कि हमारे दोनों ओष्ठ मिल जाते हैं तब इनका उच्चारण हो पाता है, इसलिए उनको ओष्ठ्य व्यंजन कहा गया। और त थ द ता वर्ग में क्या, जब हमें इनको बोलना चाहिए तो दोनों दांत अपने मिला करके ऊपर और नीचे के तब बोलना चाहिए। जब हम लोग खुला हुआ मुंह रखते हैं तो इनका उच्चारण गलत हो जाता है, बल्कि हमको दांतों को बंद करके बोलना चाहिए। त थ द ध न, इस तरीके से बोलना चाहिए। जब हम लोग खोल के मुंह बोलते हैं तो इनका उच्चारण गलत हो जाता है। तो याद कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत, फिर ओष्ठ। सबसे पहले कंठ, जब का वर्ग किससे निकलेगा, कंठ से, और फिर उसके बाद में चा वर्ग निकलेगा तालु से, और फिर टा वर्ग मूर्धा, मतलब कि उसमें क्या हमारी जीभ टर्नओवर करेगी। फिर उसके बाद में दंत है, जीभ के बाद में दांत पे आ जाओ, दांत के बाद में ओष्ठ है। तो हम लोग याद रख सकते हैं, सबसे पहला वर्ग कंठ, तालु, फिर मूर्धा, तालु के बाद में जीभ, कंठ के बाद में तालु आता है, तालु के बाद में जीभ, जीभ मतलब जीभ हमारी मूर्धा करती है, तो मूर्धा। फिर आ जाएंगे हम लोग दंत, दंत के बाद में ओष्ठ, मतलब क्रम से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। तो इस तरह से हमने जान लिया है कि इनका नाम स्पर्शी व्यंजन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या स्पर्श हो रहा था, जब इनका निर्माण हुआ था तभी इनका नाम पड़ गया था स्पर्शी व्यंजन। और हमने जान लिया कि इनको कंठ व्यंजन क्यों कहते हैं, और तालु व्यंजन क्यों कहते हैं, मूर्धा व्यंजन क्यों कहते हैं, और दंत्य व्यंजन क्यों कहते हैं, और ओष्ठ व्यंजन। क्योंकि हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, उच्चारण के आधार पर। तो इनका निर्माण उच्चारण के आधार पर किया गया। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वास्तव में जो ये लिखा हुआ है वो क्या ऐसा ही उच्चारण हो रहा है। और वास्तव में जैसे हम लोग क ख ग घ इन्या तक बोलते हैं तो हमारे कंठ से ही आवाज आती है। उसके बाद च छ ज झ य तक बोलते हैं तो हमारे तालु, मतलब जीभ हमारी तालु से टच करती है। अगर हम तालु से नहीं जीभ लगाएंगे, ऐसी मतलब कि रखेंगे, तो हमारे ये वर्ड हम बोल ही नहीं पाएंगे। और जैसे कि क ख ग घ इंगिया बोलते हैं तो हमारी जीभ क्रिया ना करे तब भी ये वर्ड हम बोल सकते हैं, जीभ स्थिर रहेगी और क ख ग घ इंगिया ये हमारे कंठ से आवाज आएगी। और ट ठ ड ढ, इसमें अगर हमारी जीभ ना मुड़े और जीभ को हम स्थिर रखें तो भी नहीं इन वर्डों को हम बोल पाएंगे। इसलिए इनका उच्चारण के आधार पर इनका नाम रखा है कंठ व्यंजन, तालु व्यंजन, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। का वर्ग को कंठ व्यंजन कहते हैं और चा वर्ग को तालु व्यंजन कहते हैं, टा वर्ग को मूर्धा व्यंजन कहते हैं, ता वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं, पा वर्ग को ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनकी मूल संख्या 16 होती है। तो 16 कैसे होती है, इसमें जो ये वाले होते हैं इनको हटा दिया जाता है और ये पावर को भी हटा दिया जाता है। इनको नासिक ध्वनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नासिक ध्वनियाँ। जब इनको बोलते हैं तो हमारी नाक से आवाज आती है, इंग्या, इया, अड़ा, न, म। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, नासिक ध्वनियाँ। और पावर को पूरा हटा दिए गए। और ये जो बचे हैं का ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ढ़ टा ठा डा ढा ता था दा धा, ये 4 चौके 16। तो ये 16 हमारे क्या है, मूल संख्या। स्पर्शी व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, तो ये 16। और वैसे कितनी होती है, 25। और 2 द्विगुण व्यंजन और इसमें मिला दिए जाते हैं तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27। तो इस तरीके से हमने सीख लिया है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं और किसे कहते हैं। और एक बात है कि स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। डा और ढा जो हैं, जो स्पर्शी व्यंजन में शामिल किया गया, इनको इन डा और ढा तुर्की भाषा के वर्ण हैं। ये वाले डा और ढा अलग हैं, ये वाला ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। इसमें नीचे बिंदी रखी होती है और इसमें साइड में बिंदी रखी होती है। ये तुर्की भाषा के वर्ण हैं, ये तुर्की भाषा से लिए गए हैं। तो हमने स्पर्शी व्यंजन के बारे में सीख लिया है। अब हम लोग सीखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में।
या र लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या र लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की ओर जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। जब हम या र ल वा बोलेंगे तो हमारी श्वास कैसे अंदर की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी, अंदर की ओर। ऊष्म व्यंजन, इससे पहले हम जान लें, या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि जब या और वा को बोलते हैं तो आ का उच्चारण होता है, इसमें आ निकलता है, इसमें आ स्वर निकलता है, इसलिए आ स्वर तो सब में निकलता है, लेकिन या कुछ ऐसे करके वा तो ऐसा लगता है कि आ हम बोल रहे हैं, इसलिए उनको इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या और वा को। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में शरीर से गर्मी बाहर आए, इनका नाम क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब ऊष्मा। जब हम इनको बोलते हैं सा हा, मतलब इन चारों को जब हम बोलेंगे तो हमारे शरीर, अगर श्वास लेंगे अंदर की ओर जाएगी, उसके बाद बाहर भी निकलेगी वायु। तो जब हम हमारे अंदर से गर्मी बाहर निकलती है जिन वर्णों को बोलने में, तो उनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म नाम से ही हम लोग याद रख लेंगे, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब गर्मी बाहर निकले, उसको क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। सा हा, तीनों सा और हा, इनको क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण को जब हम बोल के अपने मुंह से बोलेंगे तो हमारे अंदर से वायु बाहर के लिए निकलेगी, और अंतस्थ व्यंजन में क्या, अंदर के लिए जाएगी, और ऊष्म व्यंजन में बाहर के लिए जाएगी। इनकी संख्या भी 4 होती है, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों को मिलकर बने हों उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों को मिलकर बने हों उन्हें क्या, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र और ज्ञ। ये छाछत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, और ये श्रमिक वाला श्रा। इस मिलकर दो व्यंजन वर्णों को मिलकर बने होने क्या कहेंगे, संयुक्त में। तो छा का देख लेंगे, छा वर्ण किस किस को मिलकर बना, आधा का और सा षटकोण वाला सा को मिलकर बनाया छा, और त्रिशूल बनाया आधा ता और रा को मिलकर, और ज्ञा बनाया ज्ञा ज्ञानी बनी है आधा जा और या। हम लोग यहाँ भूल जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि ज्ञा का निर्माण आधा गा और या से मिलकर हुआ, आधा गा से नहीं बल्कि जा और या से मिलकर हुआ है। हम लोग उच्चारण इसका ऐसे करते हैं, ज्ञा से बल्कि होता है ज्या, आधा ज्या और या से मिलकर ज्ञा ज्ञानी का निर्माण हुआ है। और श्रमिक का निर्माण आधा सा सीटी वाला सा बनता है इसमें, और रा से मिलकर हुआ है। हम लोग देख लेते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है तो और भी अभी यहाँ पर हमारे सिलेबस में 2 ही शामिल हैं, जा और फा। आगत व्यंजन की परिभाषा होती है जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषा से आए हों उन्हें क्या कहेंगे, आगत व्यंजन। और जो जा और फा है ये फारसी भाषा से आए हैं, इनमें नुक्ता बिंदु लग जाने के कारण इनके उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। वैदिक व्यंजन, वैदिक व्यंजन उनको कहते हैं जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित थे, इनका हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है, मराठी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित थे, इनका हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मराठी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने सीख लिया है कि वैदिक व्यंजन तो हमारे में शामिल नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिया है इसको जानकारी के लिए कि वैदिक व्यंजन किसको कहते हैं। वेदों तक ही सीमित था, इसका वेदों में यूज हुआ है, लेकिन हमारे इसमें हिंदी में यूज नहीं हुआ है इसका। और ये का, खा, गा, जा, फा 5 वर्ण हैं, ये फारसी भाषा से लिए गए हैं, हिंदी भाषा फारसी भाषा से लिए गए हैं। का, खा, जा और फा, इनमें 5 में नुक्ता लगा है, तो इसको हम लोग याद कैसे, ये आगत व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। आगत व्यंजन की परिभाषा होती है जो वर्ण दूसरी भाषा से लिए गए हैं, हिंदी भाषा के नहीं हैं,
जो दूसरी भाषा से, जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषा से आ गए उनको क्या कहेंगे, आगत व्यंजन। का खा जा फा, इनको याद रख लेंगे कैसे, का खा जा फा, कागज, कागज से याद रख लेंगे का खा जा फा, का फा से ले कागज फाड़ दें तो ऐसे याद रख लेंगे कागज, फाड़ दें तो ऐसे याद रख लेंगे का खा जा फा। मतलब जिस तरह से हमने इस चीज़ को याद किया वैसे ही हम बता रहे हैं आप लोगों को। और ये यहाँ, और ये पहले ही बता दिए, ये दोनों डा किससे लिए गए हैं, तुर्की भाषा से। और ये ओ, जैसे डॉक्टर में ओ लगता है वो वाला, वो ये कहाँ से लिए गए, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। जो वर्ड हिंदी भाषा में दूसरी भाषा से शामिल कर दिए गए उन्हें क्या कहेंगे, आगत व्यंजन। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया स्वर और व्यंजन। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ड के बारे में पढ़ा था, वर्ड किसे कहते हैं, और वर्ड की परिभाषा देखी थी, वर्ड और अक्षर में अंतर भी देखा था, और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।